Hello guys, welcome back to Acharya Education. I am Vedveer and we are preparing for UGC NET Management. और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस फाइनेंस, यानी इसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। तो मैनेजमेंट वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट रहने वाली है। 1.5 यूनिट कवर करती है और इसमें से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके 10 to 12। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से ये जो यूनिट है वो बहुत ही वेटेज वाली यूनिट है। और अक्सर स्टूडेंट को इस यूनिट से शिकायत रहती है कि हमें समझ नहीं आता है, इसमें क्वेश्चन नहीं होते हैं, थ्योरी समझ नहीं आती है, कहां से क्वेश्चन आते हैं। आज हम लोग जो है बेसिक से चीजों को स्टार्ट करेंगे और अच्छे से इस यूनिट को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग जो है बात करेंगे हमारा सिलेबस क्या है और इस सिलेबस में हम लोग कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले। देखो हमारा जो सिलेबस है वो दो पार्ट में कवर है। पार्ट 1 है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट और पार्ट 2 है आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दो पार्ट में आपकी यूनिट कवर रहने वाली है। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमारा क्या है, आपका स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, लीज फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखो यहां पर नेचर, फीचर, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन कई बार क्वेश्चन में से आ जाता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई सिलेबस में मेंशन नहीं है तो भाई क्वेश्चन कैसे आ गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बेटा जब भी आप कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करते हो तो उसका बेसिक मीनिंग, फंक्शन, फीचर, ऑब्जेक्टिव ये सब चीजें इसकी पता होनी चाहिए। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आती है, तो ये चीज भी आप लोग साथ के साथ लिखते रहना। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी से थ्योरी आती है, प्रैक्टिकल नहीं आता है। कैपिटल स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन जब हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो कैपिटल स्ट्रक्चर में से आपकी थ्योरीज से क्वेश्चन आता है। कैपिटल स्ट्रक्चर की हमारी थ्योरीज हैं, जैसे आपका एनआई अप्रोच है, एनओआई अप्रोच है, आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है, उसके बाद आपकी एमएम अप्रोच है। तो इस तरीके की डिफरेंट थ्योरीज हैं जो हमारे बताते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे सपोर्ट करना चाहिए, क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो उससे रिलेटेड आपके थ्योरी से क्वेश्चन आता है, जबकि थ्योरीज इसमें मेंशन नहीं है। मीनिंग तो आप करोगे ऑब्वियसली बात है कि मीनिंग के साथ साथ में आपको थ्योरीज पे भी आपको स्पेशल एम्फेसिस आपको देना है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कैपिटल बजटिंग की, तो कैपिटल बजटिंग भी हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स में से क्वेश्चन आता है कि कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स क्या क्या होती है। इसमें हमारी डिस्काउंटिंग टेक्निक और नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक है, जो कि हमारी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली। तो आप इसको भी क्या कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, और इसको भी क्या कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की भी थ्योरीज में से क्वेश्चन आता है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे काम करती है, कंपनी को वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्यों चाहिए होती है, ये शॉर्ट टर्म डिसीजन होते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं। एक बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर आप वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करोगे, इसमें कैश मैनेजमेंट करते हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हो, रिसीवेबल मैनेजमेंट करते हो, ये सारा आपको जो यहां पर कवर करना है। इसमें कंपोनेंट गिवन नहीं है, लेकिन कंपोनेंट आपको कवर करने हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंपोनेंट ही पूछता है। ठीक है, और इसमें एक चीज और आप लिख लेना, ईओक्यू। ईओक्यू मतलब आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इससे प्रैक्टिकल आपका आता ही आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन इसमें से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद डिविडेंड पॉलिसीज हैं, डिविडेंड थ्योरीज है। डिविडेंड थ्योरी से क्वेश्चन आता है आपका, डिविडेंड थ्योरीज क्या होते हैं, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड के टाइप्स क्या होते हैं, डिविडेंड थ्योरीज क्या होती है, क्या डिविडेंड देना कंपनी के लिए कंपलसरी है, डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है या है, अगर है तो कंपनी डिविडेंड कैसे देगी, क्या चीज कंपनी डिसाइड करेगी, वॉल्टर मॉडल है, गॉर्डन मॉडल है, ग्रोथ मॉडल है, ये सारे मॉडल्स आप लोग को यहां पर पढ़ने हैं। तो इसमें से मॉडल्स आप लोग को बेटा कवर करके जाने हैं, जो कि आपके क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो सेकंड पोर्शन है वो है हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस है, एसेट सिक्योरिटाइजेशन है। इसमें एक क्वेश्चन आता है आपका सीएपीएम मॉडल। रिस्क एनालिसिस में एक मॉडल आता है सीएपीएम मॉडल, ये मॉडल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारा जो सीएपीएम मॉडल है वो कैसे काम करेगा, और सीएपीएम से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। ठीक है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है, जो कि हमारा एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसमें से आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें से फॉर्मूला आता है या कभी कभी इसमें से थ्योरीज भी आ जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, और 2 नंबर आपके जो बिल्कुल फ्री के होते हैं। एसेट सिक्योरिटाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है हमारा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है, इसके अलावा आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट है, आपकी इंस्ट्रूमेंट है, एडीआर है, जीडीआर है, इसके अलावा इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग है हमारी, इस पे कैसे हम काम करेंगे। और एक हमारा है इसमें अगर हम बात करें, जैसे हमारे आर्बिट्रेज मतलब प्रोसेस है, इसके बाद आपका जो है फॉरेक्स मार्केट हमारी जो रहती है, एक हमारे इसमें डेरिवेटिव मार्केट आती है,
एक चीज इसमें और लिख लेना, डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या बेटा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जो चीज हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। चलिए हम लोग टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं। अगर जैसे नॉर्मली में मैं आपसे पूछता हूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है और फाइनेंस कैसे काम करता है। देखो, एक कंपनी जब कोई बिजनेस स्टार्ट करती है तो उसको क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए। फाइनेंस का मतलब क्या है, पैसा, कैपिटल, फंड, जो हम बिजनेस में स्टार्ट कर रहे हैं या बिजनेस को चलाने के लिए हमें चाहिए होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम यहां पर फंड की रिक्वायरमेंट को मैनेज कर रहे हैं, फाइनेंस का मतलब क्या हो गया, फंड, कैपिटल जो हम अपने बिजनेस में लगा रहे हैं। और फंड हमारा बिल्कुल बिजनेस में ऐसे होता है जैसे हमारी बॉडी में ब्लड होता है। देखो, बॉडी के हर हिस्से को ब्लड चाहिए होता है, ऐसे ही कंपनी को हर डिपार्टमेंट चलाने के लिए क्या चाहिए बेटा, पैसा चाहिए। पैसा मतलब कैपिटल। यहां पर इसको कैसे मैनेजमेंट करोगे, उसको कैसे मैनेज करोगे। मैनेज करना मतलब यहां पर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इन शॉर्ट में ये कह सकता हूं कि मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। जैसे हमारे बाकी के डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे एचआर डिपार्टमेंट हो गया, आईटी डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया हमारा, ठीक है, सेल्स हो गया, आपका मार्केटिंग हो गया। ऐसे ही एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट जिसको हम बोलते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट बेसिकली क्या करता है, आपके फंड को मैनेज करने का काम करता है। इसको हम ये कह सकते हैं, इट इज अ आर्ट ऑफ मैनेजिंग द मनी। इट इज अ आर्ट ऑफ मैनेजिंग द मनी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इन द बिजनेस। देखो, बिजनेस में कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा होता है, और कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि हमारे पास फंड की शॉर्टेज हो जाती है। जब फंड की शॉर्टेज है तो आप कैसे मैनेज करोगे, जब फंड का एक्सेस है तो आप कैसे मैनेज करोगे। ये सारी चीजें हमारी एक आर्ट में कंसीडर करी जाती हैं, और उसी क्रिएटिविटी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हम ये कह सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द planning and controlling of the financial activity of the business concern that will help to increase the effectiveness and efficient management of fund as and when required in the business। ठीक है, सिंपल सी बात समझ आ रहे हो। तो यहां पर हम क्या करेंगे, फंड की रिक्वायरमेंट को देखेंगे, दूसरी चीज सही फोरकास्टिंग करेंगे, तीसरी चीज हमें कितना पैसा चाहिए, वो पैसा हम कहां से लेकर आएंगे, और उस पैसे को यूटिलाइज कैसे किया जाएगा, उस फंड को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा। तो बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर ये सारे डिसीजंस आपको लेने होते हैं। कल को अगर कोई डिपार्टमेंट ये कह देता है कि भाई हम कल से काम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास फंड नहीं है, देन यू विल बी क्वेश्चनेबल। इसके लिए जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है वो फाइनेंस मैनेजर होता है, क्योंकि फाइनेंस मैनेजर को हमने रखा ही इसलिए ताकि वो फंड को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर। भाई मुझे नहीं पता कि भाई फंड कहां से आएगा, इसके लिए मैंने फाइनेंस मैनेजर रख रखा है। अब वो पैसा कहां से लेकर आना है, कैसे उस पैसे को रिटर्न करेंगे, कैसे उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, कैसे उस पैसे को कंट्रोल किया जाएगा, कैसे उस पैसे को यूज किया जाएगा कंपनी में, शॉर्ट टर्म के लिए कैसे उसको यूज करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको कैसे यूज करेंगे। यही आर्ट जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाती है। सिंपल सी बात है, आप लोगों को समझ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इट इज अ डिफाइंड एज आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग द मनी दैट विल इंक्लूड अरेंजमेंट, फोरकास्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। जितने भी कंपनी की फाइनेंशियल एक्टिविटीज चल रही हैं उनको हम कैसे इंक्लूड करने वाले हैं, या कैसे अपने बिजनेस की जो एक्टिविटीज हैं उसमें हम फंड को मैनेज करने वाले। क्योंकि बिजनेस की स्मूथ रनिंग के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए ही होता है। तो हम ये कह सकते हैं इट इज कंसर्न विद प्लानिंग, रेजिंग एंड कंट्रोलिंग विद ऑफ फंड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड फॉर द फ्यूचर। हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो फ्यूचर के लिए होता है। डिसीजन आज ले रहे हैं लेकिन फ्यूचर से रिलेटेड ले रहे हैं। क्यों, फ्यूचर में उस पैसे को हमें क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, उसको यूज करना है, और वो सब चीजें हम क्या करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कंसीडर करने वाले। इसी को हम बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं, इसी को हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। इतनी चीजें हमारी सब समझ बच्चों को। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि जैसे मतलब इसके अलावा हम लोग जो है कुछ चीजें और भी हमें यहां पर करनी होती है। क्या करनी होती है कि हम जो फंड जो मैनेज करते हैं, खाली फंड को असेस करना ही काम नहीं होता है, फंड को अरेंज करना ही काम नहीं होता है, आपको उस फंड को प्रॉपर यूज भी करना होता है, प्रॉपर उसकी कंट्रोलिंग भी करनी होती है। अगर आप जरूरत से ज्यादा पैसा बिजनेस में रख लोगे तो वो भी बेकार है, और जरूरत से कम पैसा है वो भी बेकार है। ज्यादा पैसा इसलिए बेकार है क्योंकि एक एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करोगे जबकि वो पैसा प्रॉपर वे में यूज नहीं हो पा रहा है। और जबकि अगर मैं बात करूं
अगर मेरे पास शॉर्टेज ऑफ फंड रहता है तो मैं वो सारी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब नहीं कर पाऊंगा जो मैं ग्रैब कर सकता था अगर मेरे पास एप्रोप्रिएट फंड होता। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो अगर मेरे पास सफिशिएंट फंड होता, मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, कि भाई मार्केट में एक्सप्लोर कर सकता हूं, मैं नई चीजों को मतलब यहां पर डेवलप कर सकता हूं या अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकता हूं, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड मैं वो सारी चीजें नहीं कर पा रहा हूं, या सप्लाई मेरी शॉर्टेज हो गई है। अगर मेरे पास प्रॉपर फंड होता तो मैं प्रॉपर मतलब जो है प्रोडक्शन को स्मूथली काम कर सकता था और अपनी प्रोडक्शन को क्या कर सकता था, इंक्रीज कर सकता। तो ये सारी चीजें हमारे पास फंड को रेज करना, इसके साथ साथ फंड को मैनेज करना, ये सारा जो काम आता है वो आपका किस में आता है, ये सब हमारा काम आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ठीक है। तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं, बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर, आपके जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? तो बेटा ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे दो। पहला ऑब्जेक्टिव होता है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो अगर कोई ये पूछता है कि हमारा जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो क्या होता है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को मैं कह सकता हूं इट इज अ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। इट इज अ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव जो हमारे बिजनेस को रन करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। और इट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, या इसको आप कह सकते हो इट इज अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। कंपनी अगर लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहती है तो हमें तो वेल्थ के बारे में बात करेगी, अगर कंपनी एक शॉर्ट टर्म के लिए काम करना चाहती है तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना पड़ेगा। या आप ऐसा कह सकते हो कि इट इज अ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, जहां पर कंपनी ये कहती थी कि हमें बिजनेस में पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, और हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो हमारा क्या है, एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। देखो हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन बी अ ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, और प्रॉफिट जो है जरूरी है बिजनेस के लिए, लेकिन अगर आप ये बोलो कि भाई प्रॉफिट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ये हमारा क्या हो जाता है, गलत हो सकता है। क्योंकि इसके अलावा हमें शेयर होल्डर की वेल्थ, इन्वेस्टर के बारे में, और जिस बंदे ने हमें कैपिटल दी है या जो हमारे इन्वेस्टर हैं इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। इसके पैसे में ग्रोथ होनी चाहिए, इसका हमारा जो फंड है वो सही तरीके से आप यूज करो, ये सारी चीजें हमारी इसमें आ जाती हैं। तो अल्टीमेटली हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो क्या रहता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन रहता है। लेकिन वेल्थ भी तब आप मैक्सिमाइज कर पाओगे जब आपके पास एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। तो इसलिए वेल्थ को भी मैक्सिमाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट आपको मैक्सिमाइजेशन करना पड़ेगा। अब आप लोग जरा मुझे बताओ कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्यों होना चाहिए, या क्यों एक कंपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करती है। इसका रीजन होता है बेटा कि जब भी कंपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे काम करती है तो देखो पहली चीज तो ये कि प्रॉफिट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, और आप ऐसा कह सकते हो कि प्रॉफिट एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है जहां पर हम प्रॉफिट कमाने के लिए ही सारी एक्टिविटीज क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। देखो बिना प्रॉफिट के आपका जो बिजनेस है वो रन ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। आप ऐसा कह सकते हो कि जो कंपनी का जो मेन एम होता है वो क्या होता है, टू अर्न द प्रॉफिट। प्रॉफिट जितना अर्न करोगे उतना ज्यादा आपके लिए क्या रहेगा, बढ़िया रहेगा। इसलिए कंपनी को क्या करना चाहिए, प्रॉफिट पे आपको काम करना चाहिए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि अब हम सब जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, हम सबका जो मेन एम है वो क्या है बेटा, यूजीसी नेट को क्वालिफाई करना एट एनी कॉस्ट, ठीक है। दूसरी चीज कि यहां पर जो प्रॉफिट है वो एक पैरामीटर है आपके बिजनेस की सक्सेस और आपके बिजनेस ऑपरेशन की। आप ऐसा कह सकते हो कि उसको, अगर हम बिजनेस ऑपरेशन की सक्सेस अगर जानना चाहते हैं तो आपका प्रॉफिट क्या हो गया, एक पैरामीटर हो गया। जैसे आपका जो है, आपने कितनी मेहनत करी है बेटा, वो आपका रिजल्ट बताएगा। अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत करी है तो आप लॉन्ग टाइम के लिए क्या कर सकते हो, आपका वो जो रिजल्ट है वो आपको बताएगा। अगर आपका रिजल्ट बढ़िया आता है तो सब लोग बोलेंगे हाँ भाई बच्चे ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, भले चाहे आपने तुक्के मार के जो है एग्जाम को क्वालिफाई किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई है तो आपका मतलब जो भाई, इससे अंदाजा लगा लिया जाएगा कि भाई आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। अगर आपका रिजल्ट नहीं निकलता है तो भाई जो लोग जानते भी है ना वो भी बोलते हैं भाई हमें नहीं पता, कि भाई पता नहीं पड़ता तो सारा दिन रहता है, मेहनत करता भी है नहीं करता, क्योंकि आपका रिजल्ट नहीं निकल पा रहा। तो आपका अंदाजा, आपकी मेहनत का अंदाजा किससे लगेगा बेटा, आपकी रिजल्ट से निकलने वाला है। तो इसलिए आपको कुछ भी करके, मेहनत करके आपको एग्जाम क्वालिफाई करना ही है, क्योंकि हर गुजरता वक्त आपके लिए एक समस्याएं खड़ी करने वाला है, कंपटीशन बढ़ने वाला है। आजकल नई नई पॉलिसीज आ रही है, नया नया कंपटीशन चेंज हो रहा है, और भी बहुत सारी समस्याएं आप लोग के साथ में
जुड़ने वाली हैं, क्योंकि जितनी जल्दी नेट क्वालिफाई करोगे उतनी जल्दी आपको पीएचडी में भी एनरोलमेंट करने का चांस मिल जाएगा। अभी आप नेट ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो तो बेटा पीएचडी के लिए फिर आपको जो और ज्यादा टाइम बढ़ जाएगा। इसलिए बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरीके से आपको एग्जाम क्वालिफाई करना ही पड़ेगा अगर आप इस फील्ड में अगर अपना फ्यूचर देख रहे हो तो। अगर आपने विजन बना रखा है कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक अपना जो पीएचडी वगैरह कंप्लीट करनी है तो उससे पहले आपको नेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसके अलावा प्रॉफिट रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, की प्रॉफिट में हमारी जो रिस्क होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। कैसे? अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरा खुद का पैसा है और खुद का पैसा मैंने लगाया और वो पैसा मेरा डूब गया तो मुझे उतना ज्यादा दुख नहीं, ऐसा नहीं कि दुख नहीं होगा, दुख होगा लेकिन उतना ज्यादा दुख नहीं होगा। दुख ज्यादा कब होगा कि मैंने आपसे पैसा लिया, बिजनेस में लगाया किसी में और वो बिजनेस मेरा डूब गया, क्योंकि अब मुझे ये भी टेंशन है, एक तो मेरा पैसा चला गया, दूसरी चीज की मुझे ये टेंशन कि आपको पैसा मैं कहां से दूंगा, तो ये चीज भी मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो अगर मेरा खुद का पैसा लगा है और वो पैसा डूब जाता है तो इस सिचुएशन में मेरे लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ठीक है, प्रॉफिट इज द मेन सोर्स ऑफ द फाइनेंस इन द बिजनेस, कि अगर मान लो प्रॉफिट मेरे पास रहता है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस में आगे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट रहेगा तो मैं ग्रोथ के बारे में सोच सकता हूं, एक्सपेंशन के बारे में सोच सकता हूं, प्रॉफिट रहेगा तो मैं सीएसआर कर सकता हूं और बिजनेस में जितनी भी मेरी प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज हैं, इमरजेंसी से मैं डील कर सकता हूं और अपने जो मेरे डे टू डे खर्चे हैं, जो मेरे डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, उनको मैं इजीली क्या कर सकता हूं, बियर कर सकता हूं। तो इसलिए मेरे पास प्रॉफिट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ कुछ लोगों का मानना ये होता है कि भाई प्रॉफिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन इसके पीछे भी उन्होंने कुछ लॉजिक दिया। पहली चीज ये कि प्रॉफिट क्या है, एक वेग टर्म है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर दे बेटा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कई जगह पे आपको जो है पीछा मतलब जो है करेगा आपका, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को पहले समझ लो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता है वैल्यू ऑफ रुपीज क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। देखो आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो रही है, ऐसा नहीं कि 500 का नोट आज 500 का है, कल को मतलब वो घट के आपका 400 रुपए का। बेटा जो जितना सामान आज आपका 500 रुपए में आ रहा है उतना सामान एक महीने के बाद नहीं आएगा या एक साल के बाद नहीं आएगा। तो इससे हम सिर्फ एक बात समझते हैं, रुपी अर्न टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन रुपी अर्न टुमारो। ठीक है, जो पैसा आज आपको मिल रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा है, आने वाले टाइम में इस पैसे के जो परचेजिंग पावर होती है वो क्या होती है बेटा, कम हो जाती है। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट इग्नोर कर दिया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इंक्लूड टाइम वैल्यू ऑफ मनी वेयर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये ऐसी चीजें स्टेटमेंट में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये वाला आपका कॉन्सेप्ट क्या है, गलत है। यहां पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। इसके साथ साथ इट लीड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर एंड कंज्यूमर। देखो हम ये सोचे कि भाई हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से मतलब है, चाहे उसके लिए हमें कस्टमर को चीट करना पड़े, चाहे उसके लिए हमें अपनी इंप्लॉइज को चीट करना पड़े, चाहे हमें जो मर्जी करना पड़े, तो ये चीज तो बेटा गलत है ना, तो ऐसा आपका रह जाएगा। इसके साथ साथ हम कई बार बिजनेस में इमोरल प्रैक्टिसेस कर लेते हैं और इसके लिए एक मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि बिजनेस में कई बार करप्शन वगैरह या आपको बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज हम लोग जो कर लेते हैं अपना, किस लिए, सिर्फ प्रॉफिट को बहुत ज्यादा दिखाने के लिए। तो इसको हम विंडो ड्रेसिंग भी बोलते हैं कि भाई अपने अकाउंट में मैनिपुलेशन कर देना ताकि जो इन्वेस्टर है वो देख के खुश हो जाए और हमारी कंपनी में क्या कर दे, पैसा लगा दे। ठीक है, इट डज नॉट कंसीडर द रिस्क एलिमेंट ऑफ द बिजनेस कंसर्न। ठीक है भाई, अगर हमने मान लो कोई पैसा कहीं पर लगाया और वो पैसा हमारा लॉन्ग टाइम के लिए काम नहीं कर पाता तो इसमें रिस्क एलिमेंट हम लोग जो कंसीडर नहीं करने वाले। ठीक है, इसके साथ साथ एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। देखो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है और लॉन्ग टाइम ऑब्जेक्टिव है, जहां पर कंपनी ये सोचती है कि जो शेयर होल्डर की जो वेल्थ है यानी जो वैल्यू है उसको हम क्या करें, मैक्सिमाइज करें। वैल्यू जितनी मैक्सिमम रहेगी उतना ही ज्यादा कंपनी के लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहने वाला है। इसलिए हम यहां पर क्या करते हैं, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ही रहता है। कंपनी चाहती है कि भाई हमारे पास जो फ्यूचर में मतलब आज अगर कोई बंदा हमारे साथ जुड़ रहा है, जो पर्सन हमारे साथ जुड़ रहा है, चाहे वो इन्वेस्टर है, चाहे वो इंप्लॉई है, चाहे वो आपका XYZ कोई भी पर्सन है, उसको फ्यूचर में बेनिफिट होना चाहिए। देखो हर पर्सन हमसे किससे क्या है, हर पर्सन हमसे बिजनेस में प्रॉफिट से ही कनेक्टेड है। कैसे, आप इसको ऐसे समझो कि जो एम्प्लॉई है, जो आपका एम्प्लॉई है वो किसको रिपोर्ट करेगा, मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगा। वो क्या करेगा, मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगा। मैनेजमेंट रिपोर्ट करेगी किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको रिपोर्ट करेंगे, शेयर होल्डर को।
ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछता है। अब शेयर होल्डर क्या चाहता है? शेयर होल्डर हमेशा चाहता है कि भाई हमारे पास क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। इसलिए ये बोलेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, देखो भैया ऐसा है, हमें चाहिए प्रॉफिट, हमें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, क्योंकि हम आपके लिए मतलब जो है कंपनी खोल रहे हैं, और उस कंपनी, वो कंपनी हमने किस लिए खोली है? हमें प्रॉफिट से मतलब होता है। तो ये प्रेशर बनाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर कि भाई अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे तो भाई आपकी सैलरी कहां से निकलेगी? तो ये भी बात सही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रेशर लगाते हैं किसके ऊपर? मैनेजमेंट के ऊपर। वो मैनेजमेंट को बोलते हैं भैया आप लोग क्या काम कर रहे हो, भाई आपकी एफिशिएंसी नहीं है, इफेक्टिवनेस नहीं है, अपने स्किल्स पे काम करो, प्रॉफिट नहीं ला पा रहे हो, ऐसा नहीं कर पा रहे, आपकी सैलरी कहां से देंगे? मैनेजमेंट कहती है एम्प्लॉइज को कि भैया आप लोग क्या काम कर रहे हो, आपको इतना सारा काम दिया गया, आप लोग काम नहीं कर पा रहे हो, प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हो, भैया आपकी सैलरी कहां से देंगे? तो सब सारे जो लोग हैं वो सब क्या है? प्रॉफिट से ही कनेक्टेड हैं। लेकिन इसके साथ साथ में हमें वैल्यू मैक्सिमाइजेशन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। वैल्यू मैक्सिमाइजेशन को हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी बोलते हैं। और ये निकालोगे कैसे, पहले आप इसको समझो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इसमें हम निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, MPS। जैसे नंबर ऑफ शेयर, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक कंपनी के मैंने 100 शेयर खरीदे थे, उस टाइम पे उसकी वैल्यू थी 150 रुपीज। आज से मैंने 4 महीने पहले इसके शेयर्स खरीदे थे, उस टाइम पे मेरी वैल्यू कितनी थी? आप लोग फटाफट कैलकुलेट करो और जरा आंसर बताओ। उस टाइम पे बेटा मेरी वैल्यू थी 15,000 रुपए। ठीक है, चलिए मान लो इसका जो मार्केट प्राइस है वो क्या हो जाता है? 200 रुपीज हो जाता है। एट एनी कॉस्ट इसने अच्छा प्रॉफिट कमाया और इसका जो प्राइस हो गया कितना हो गया? 200 रुपीज हो गया। तो मेरी वेल्थ क्या होगी बेटा? 20,000 रुपए हो गई। मैंने लगाए कितने थे? 15,000 रुपए। आज मेरी जो वेल्थ है वो 5,000 रुपए से इंक्रीज हो गई है। इतनी बात समझ आ रही है? चलो, ऐसा कभी होता है कि मान लो कभी इसका जो शेयर प्राइस है वो डाउन हो जाता है और इसके शेयर प्राइस डाउन होकर पहुंच गया 100 पे, तो आपका जो वैल्यू हो गई वो कितनी होगी बेटा? 10,000 रुपीज। मैंने लगाई कितने में थी? 15,000 रुपए में। तो कहने का मतलब इसका डायरेक्ट कनेक्शन है किससे? मार्केट प्राइस पर शेयर के हिसाब से। अगर मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यूज मेरी बढ़ने वाली है तो उससे मेरा जो प्राइस है और जो उसकी वैल्यूज है वो भी बढ़ने वाली है। अगर मेरा मार्केट प्राइस घटेगा तो मेरी वैल्यूज भी क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। और मार्केट प्राइस किसके हिसाब से फ्लक्चुएट करता है? आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से फ्लक्चुएट करता है, आपके डिसीजन मेकिंग पावर से फ्लक्चुएट करता है, आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से फ्लक्चुएट करेगा। और इसके हिसाब से वो ये भी देखता है कि भाई हम लॉन्ग टाइम के लिए और शॉर्ट टाइम के लिए बिजनेस को कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो हर कंपनी चाहती है, हर इंप्लॉय चाहता है कि भाई हमारे पास क्या होना चाहिए? वेल्थ भी आपकी मैक्सिमाइज होनी चाहिए। इसलिए हम जो इन सब चीजों पे क्या करते हैं बेटा? काम करते हैं। चलिए, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज, टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड एट द रीजनेबल कॉस्ट। मतलब एक तो हम ये एंश्योर करें कि भाई हमारे पास जो फंड है वो आपका प्रॉपर अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन रीजनेबल कॉस्ट पे अवेलेबल होने। ऐसा नहीं है कि तुमने 10% पे, 15% पे आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब आपने ले लिया, कैपिटल का खर्चा ही आपका इतना आ रहा है, वो उतना प्रॉफिट आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो ये सब चीजें भी आपके लिए क्या हो जाएगा? दिक्कत। पैसा अरेंज करो लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमम टू मिनिमम करके रखो। इसके साथ साथ टू एंश्योर इफेक्टिवनेस इन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, मतलब आपका जो फंड है वो प्रॉपर वे में यूज होना चाहिए। अगर आपने फंड अरेंज कर लिया तो बेटा फंड अरेंज तो कोई भी कर लेगा, लेकिन उसको सही तरीके से यूज भी तो करना आना चाहिए ना। देखो, आपने बहुत सारे ऐसे बिजनेस भी देखे होंगे डेली लाइफ में जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके पास कमी है तो प्रॉपर प्लानिंग की, प्रॉपर मैनेजमेंट की। और बहुत सारे बिजनेस ऐसे भी देखे होंगे जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है उनके पास मैनेजमेंट बहुत तगड़ी होनी चाहिए, और जिनके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं उनको भी हमें सही तरीके से यूटिलाइज करना आना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये भी इंश्योर करते हैं यहां पर सेफ्टी ऑफ फंड बाय क्रिएटिंग द रिजर्व एंड री इन्वेस्टिंग द प्रॉफिट। मतलब आपको जो प्रॉफिट है उसको भी क्रिएट करना है और इसके साथ साथ उस प्रॉफिट का एक छोटा सा पोर्शन आपको रिजर्व में रखना है, री इन्वेस्ट कर दो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए। और आप ये सोचो कि भाई हम इसको नॉर्मल प्रॉफिट को भी हम प्रॉफिट से भी प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। देखो, बिजनेस का पैसा बिजनेस में लगा दो, बिजनेस की एक्सपेंशन कर दो, उसकी ग्रोथ कर दो, अच्छी जगह पे अच्छे प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने के बाद आप उसमें पैसा लगाओ, ताकि आपका जो पैसा है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर सके। जब पैसा ग्रोथ करेगा, कंपनी ग्रोथ करेगी, तो आप जो है लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस को भी सर्वाइव कर पाओगे, अच्छा कंपटीशन आप बीट कर पाओगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाओ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओ, तो आपके जो TQM है यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है उस पर भी आप काम करोगे तो वो आपका बढ़िया रहता है। प्लस टू एंश्योर एडिक्वेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी इन्वेस्टर हैं आपके,
उन सबको आप क्या कर दो, प्रॉपर रिटर्न आप प्रोवाइड कराओ, तभी आपकी जो वेल्थ है वो लॉन्ग टाइम के लिए क्या हो पाती है, मैक्सिमाइज हो पाती है। इसके अलावा बिजनेस में जैसे मैंने आपको बताया एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए आपको पैसा लगाना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप मिनिमाइज करो, अपने जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उन सबको कोऑर्डिनेट करो, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट एक सेंट्रल डिपार्टमेंट होता है, इसको बाकी सारे डिपार्टमेंट से क्या करना होता है, कोऑर्डिनेट करना, क्योंकि जितना कोऑर्डिनेट करेंगे उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, ये बढ़िया रहने वाला है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक बिजनेस में अपनी जो एक्टिविटीज है उसको स्मूथली क्या करना पड़ेगा, हमें रन करना पड़ेगा। बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर आपको ये सारी एक्टिविटीज क्या करनी पड़ेंगी, मैनेज करनी पड़ेंगी। और कौन कौन से फंक्शंस आप यहां पर मैनेज करोगे, इसके अलावा भी आप जो है फंक्शंस यहां पर मैनेज करोगे। कौन कौन से फंक्शंस आपके रहने वाले हैं, एक तो आपको एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब आपकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको आप एस्टिमेट करो, आप ये देखो कि एक्चुअल में आपको पैसा चाहिए कितना, उसका जो कंपोजिशन है यानी कैपिटल का जो कंपोजिशन है वो कितना रहेगा, सोर्सेज ऑफ फंड क्या रहेंगे आपके, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस क्या रहेगा, मैनेजमेंट ऑफ कैश करना, इसके साथ साथ फाइनेंस को कंट्रोल करना, ये सारी एक्टिविटीज आपकी किस में आ जाएंगी, फाइनेंस मैनेजमेंट में आती है। ठीक है, चलिए एक हेडिंग और डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन। देखो टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन की अगर मैं बात करूं तो बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर आपको 3 टाइप के डिसीजन लेने होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन, एक होते हैं इन्वेस्टिंग और एक होते हैं आपके डिविडेंड डिसीजन। देखो फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ सोर्सेस, मतलब जहां पे कंपनी क्या करती है, सिलेक्शन ऑफ सोर्सेज, या इसको अरेंजमेंट ऑफ फंड भी कह सकते हैं। मतलब कंपनी सबसे पहले ये मतलब डिसाइड करती है कि हमें पैसा कितना चाहिए और कहां से हम उस पैसे को क्या करने वाले हैं, अरेंज करने वाले हैं। मतलब सोर्सेज ऑफ फंड क्या रहेगा, हम इक्विटी से पैसा लेंगे, डिबेंचर से पैसा लेंगे, रिटेन अर्निंग से पैसा लेंगे, या हम कोई दूसरा सोर्स हम लोग यहां पर यूज करने वाले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिलेक्शन ऑफ सोर्सेज कहने वाले हैं। जब मान लो पैसा हमने अरेंज कर लिया है, तो पैसा अरेंज करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट डिसीजन होता है उस पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करना है, ये चीज भी हम लोग डिसाइड करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब यहां पर क्या रहने वाला है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है कि उस पैसे को आप प्रॉपर वे में कैसे यूज करने वाले हो। तो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना, प्रॉपर सही तरीके से उस पैसे को सही जगह पे यूटिलाइज करना। तो यहां पर जो डिसीजन आते हैं वो आते हैं वेयर टू इन्वेस्ट द फंड, वेयर टू इन्वेस्ट। मान लो मेरे पास 2-3 प्रोजेक्ट है, तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने आंखें बंद करी और किसी भी प्रोजेक्ट में मैंने पैसा लगा दिया, ऐसा नहीं होता। यू विल बी क्वेश्चनेबल कि अगर आपने किसी गलत प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया, मान लो भले ही पैसा कंपनी का था लेकिन डिसीजन तो आपका था ना, आपने क्या एनालिसिस किया था, तो ये तो आपके ऊपर क्वेश्चनेबल हो जाता है। तो भाई आपने किसी प्रोजेक्ट में लगाया और उस प्रोजेक्ट में हम मतलब जो है लॉस कर जाते हैं, तो आपके लिए मतलब ये फिर आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा हो जाएगा कि भाई आपने क्या एनालिसिस किया था, इसका मतलब सही तरीके से आप एनालिसिस नहीं कर पाए, तो ये चीजें हमारी इसमें आ जाती है। तो आपको मान लो जो हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में हम कहां पर पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, वेयर टू इन्वेस्ट द फंड, शॉर्ट टर्म के लिए कैसा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कैसे इन्वेस्ट करेंगे, ये सारी चीजें हमारी इसमें कवर होती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, चलो मान लो पैसा हमारे पास आ गया, अब उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जो पैसा है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। सबसे पहले पैसा इंटरेस्ट दिया जाएगा, उसके बाद हम जो है टैक्सेस देंगे, उसके बाद अगर पैसा बचता है तो हम डिसाइड करेंगे कि डिविडेंड देना है या नहीं देना है। अगर डिविडेंड देना है तो कितना देना है, कैसे देना है, कैसे हम उसको मैनेज करेंगे, ये सारी चीजें हमारी किस में आ जाती हैं, डिविडेंड डिसीजन में आती है। तो डिविडेंड डिसीजन में हम 2 ही चीजें डिटरमाइन करेंगे कि हमें डिविडेंड देना है या नहीं देना है, अगर देना है तो कितना % देना है और किस फॉर्म में डिविडेंड देना है। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, यहां पर डिसाइड करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग जो कुछ चीजों के बारे में और डिस्कशन करेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल फाइनेंसिंग डिसीजन में 3 टाइप के डिसीजन आते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर और लिवरेज। इन्वेस्टमेंट में 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट आपकी रहती है, या तो शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। अगर शॉर्ट टर्म के लिए तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म के लिए तो हमारा कैपिटल बजटिंग। ठीक है, और अगर हम डिविडेंड के बारे में बात करें तो डिविडेंड में भी हमारे 2 तरीके के डिसीजन रहेंगे, हमारी डिविडेंड पॉलिसीज क्या रहेंगे और हमारा रिटेन अर्निंग क्या रहने वाला है। मतलब हम जो बात करेंगे, मतलब डिविडेंड कितना पे करेंगे और रिटेन कितना करेंगे। मतलब यहां पर पे आउट रेशो क्या रहेगी और रिटेंशन रेशो क्या रहेगी। पे आउट का मतलब होता है जितना हमने डिविडेंड पे कर दिया। डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर। जितने भी हमारे शेयर होल्डर है उनको पैसा एक प्रॉफिट का पोर्शन उनको दिया जाता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। मान लो मेरे पास 100 रुपए आए, 100 में से मैं कितना पैसा इनको पे करूंगा वो डिविडेंड, जितना पैसा मैंने रिटेन कर लिया वो क्या हो गया, रिटेन अर्निंग हो गया। ठीक है, चलिए
ये तो हो गया हमारा बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब आप लोग मुझे जरा ये बताओ कि अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है। क्या अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेम होती है या हमारी अलग अलग होती है? देखो मैं सिंपल से जो है एक बात करूंगा आपसे कि जो हमारा अकाउंटिंग होती है, पहले हम अकाउंटिंग समझते हैं। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। मतलब जो रिकॉर्डिंग करने का जो काम होता है वो किसका होता है? हमारा अकाउंटिंग का होता है। जहां पर हम ये सोचते हैं कि भाई हम जो डेटा है, जो पहली चीज, एक तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। पहली बात तो आप ये देखो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है या नहीं है। दूसरी चीज रिलेटेड टू बिजनेस है या नहीं है। मतलब अगर रिलेटेड टू बिजनेस है तो ही हम क्या करेंगे? इस पे काम करेंगे, अदरवाइज हम इस पे काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, रिलेटेड टू बिजनेस है, तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल और फाइनेंसिंग डिसीजन या फाइनेंशियल, मतलब जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, बिजनेस रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही है, उनको प्रॉपर वे में कैसे रिकॉर्ड करोगे, कौन से प्रिंसिपल्स यूज करोगे, आप जो कैसे चीजों को आप रिकॉर्ड किया जाएगा, वो सारी चीजें हमारी किस में आ जाती है? अकाउंटिंग में आ जाती है। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे? जर्नल बनाओगे। जर्नल को प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं। उसके बाद लेजर पोस्टिंग करोगे। लेजर पोस्टिंग के बाद आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा। कई बार इसको सीक्वेंस करने के लिए आ जाता है। ठीक है, कि आप जरा सीक्वेंस कीजिए। तो एक हो गया आपका ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद आपका जो है ट्रेडिंग एंड पीएनएल, इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेडिंग एंड पीएनएल। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका बनेगा आपका बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये सारी बैलेंस शीट बनने के बाद आप जो है एक एनालिसिस भी कर सकते हो। यहां पर ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? स्टेटमेंट और बना दोगे, जिसको हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब आप अकाउंट्स वगैरह पढ़ोगे बेटा, तो उसमें ये सारी चीजें आप जो है पढ़ोगे कि आप जो है जर्नल कैसे बनाओगे, लेजर कैसे बनाओगे, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट और आपका ट्रेडिंग एंड पीएनएल हो गया। इसको हम इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट को पोजिशनल स्टेटमेंट। इसको हम बोलते हैं पोजिशनल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल हमारी इनकम पोजीशन को बताता है और बैलेंस शीट हमारी जो है वो बैलेंस पोजीशन को बताता है, यानी हमारी पोजिशनल स्टेटमेंट को बताएगा। तो ये सब जो खेल है वो किसका है? अकाउंटिंग का। ये अकाउंटिंग हमारी पास्ट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होती है। पास्ट ट्रांजेक्शन मतलब जो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी है, उसको जब रिकॉर्ड किया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पास्ट ट्रांजेक्शन। मतलब जो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है उसके बाद ही हम उसको क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो किसके बारे में बात करेंगे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब क्या है कि इसको हम फ्यूचर के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं कि भाई वो जो पैसा है वो कैसे यूज किया जाएगा और कैसे उस पैसे को यूटिलाइज हम लोग करने वाले हैं। मतलब आज ये जो है डिसीजन मेकिंग जो हमारा रह रहा है, किसके बेसिस पे? जो हमारा फाइनेंशियल मतलब आपके पास एक्टिविटीज हैं उनका हम डिसीजन मेकिंग कैसे करने वाले हैं। मतलब अगर मुझे शॉर्ट टर्म के लिए प्लान करना है तो मैं पैसा कैसे अरेंज करूंगा, अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करना है तो मैं कैसे पैसा अरेंज करूंगा। मतलब यहां पर अरेंजमेंट का जो डिसीजन है, मतलब पैसा मेरे पास आएगा कहां से, ठीक है, उस पैसे को मैं यूज कैसे करने वाला हूं, इसका मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ डिसीजन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका रहेगा यहां पर यूटिलाइजेशन के बाद आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई हमारा जो पैसा है वो कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये सारे जो डिसीजन हैं वो हमारे किस में आ जाते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमेशा फ्यूचर के लिए होती है और हमेशा अकाउंटिंग जो होती है वो पास्ट ट्रांजेक्शन के लिए होती है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा फर्क होता है अकाउंटिंग में और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बीच में डिफरेंस नहीं पता होता। तो आई होप गाइस आपको ये सारी चीजें, बेसिक जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, क्यों करते हैं, क्या काम रहता है, अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग और फाइनेंस में क्या डिफरेंस होता है, बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर आपको कौन कौन से डिसीजन लेने। तो इसी तरीके से आपको बाकी की क्लासेस भी सेम प्लेटफॉर्म पर आपको अवेलेबल होने वाली है। ठीक है, चलिए, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगी। तो आपको यूजीसी नेट मैनेजमेंट और आपकी जो कॉमर्स की क्लासेस है वो सारी मैं ही कंप्लीट एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको कवर कराऊंगा। क्लासेस आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ले सकते हो। तो अगर आपका सपना है
आने वाले अटेम्प्ट यानी जून 2026 में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो आप ज्वाइन कीजिए आचार्य एडुकेयर को। थैंक यू गाइस, टेक केयर। जल्द ही मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू गाइस, टेक केयर।